तो देखिए लेसन 14 है 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। ऐसा व्यक्ति जिसने भारत को पर दिए, पंख दिए। ऐसा व्यक्ति जिसने भारत को विंग्स, विंग्स माने पंख दिए यानी उड़ान दिया। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द नेम ऑफ द मैन, उस आदमी का नाम, हु गेव इंडिया विंग्स, जिसने भारत को पंख दिया यानी उड़ान की क्षमता दी। क्या तुम उस आदमी का नाम जानते हो जिसने भारत को, इंडिया मीन्स भारत, जिसने भारत को विंग्स दिया, पर दिए, पंख दिए। इट वाज जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। इट वाज, ये थे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ही वाज पॉपुलरली नोन एज JRD। वे लोकप्रियता के साथ जाने जाते थे एज JRD के रूप में। यानी JRD जो है वो शॉर्ट फॉर्म में है किस शब्द का, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। तो JRD हो गया, जे से जे हो गया कहाँ पर, JRD टाटा। JRD तो जहांगीर, R से रतन जी और D से दादा भाई, तो JRD जहांगीर रतन जी दादा भाई, इस नाम से जाने जाते हैं। JRD जो है जहांगीर रतन जी दादा भाई का शॉर्ट फॉर्म है। ही वाज बॉर्न इन पेरिस। उनका जन्म पेरिस में हुआ था ऑन जुलाई 29, 1904। यानी उनका जन्म पेरिस में 29 जुलाई और सन 1904 में हुआ था। हिज फादर रतनजी दादाभाई टाटा, उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा वाज पारसी, वे पारसी थे। एंड मदर, और उनकी माँ जिनका नाम सुजैन ब्रेरे था, वाज फ्रेंच, वे फ्रेंच थी यानी फ्रांस की थी। टाटास चाइल्डहुड, टाटा का बचपन वाज स्पेंड, गुजरा था, ट्रेवलिंग, यात्रा करते हुए, बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, यानी फ्रांस के और इंडिया के बिटवीन, बीच में। तो टाटा का चाइल्डहुड, बचपन कैसे बीता था, ट्रेवलिंग, यात्रा करते हुए, फ्रांस और इंडिया के बीच में। फ्रांस और इंडिया के बीच में यात्रा करते हुए टाटा का बचपन बीता था। सम पीपुल सेड, कुछ लोग कहते थे, इन जस्ट, हंसी हंसी में, कुछ लोग हंसी हंसी में कहते थे, दैट कि ही गाट हिज सरनेम, कि उन्होंने पाया था अपना सरनेम, अपना उपनाम। उपनाम का मतलब जो नाम के बाद में लगाया जाता है, जैसे सक्सेना, अवस्थी, मिश्रा, तिवारी, वर्मा, भार्गव, ये सब जो हैं उनको सरनेम कहा जाता है। तो सम पीपुल सेड इन जेस्ट, कुछ लोग हंसी हंसी में कहते थे, दैट ही गाट हिज सरनेम, कि उनको सरनेम मिला था यानी उपनाम मिला था, फ्रॉम एन एंसेस्टर, उनके एक पूर्वज से। एंसेस्टर माने पूर्वज से। हु स्टूड, जो खड़े होते थे, ऑन द सोर्स ऑफ बॉम्बे, जो खड़े होते थे बॉम्बे में। बॉम्बे जो मुंबई है, अब पहले बॉम्बे कहा जाता था, अब मुंबई कहा जाता है। तो जो मुंबई यानी बॉम्बे के शोर पर खड़े होते थे, शोर माने समुद्र का किनारा, यानी बम्बई जो है समुद्र के किनारे बसी है, तो बम्बई जो है बॉम्बे या बम्बई या मुंबई, तो मुंबई के समुद्री किनारे पर उनके एंसेस्टर खड़े होते थे एक, और एंड वेव्ड, और वेव हिलाते थे। हिलाते थे, क्या हिलाते थे वो लिखा नहीं, लेकिन हाथ, वो हाथ हिलाते थे, टाटा, और टाटा कहते थे। टू द डिपार्टिंग शिप्स, विदा होते हुए या प्रस्थान करते हुए, शिप्स जो जहाज होते थे पानी के जहाज जब वहाँ से छूटते थे, वहाँ से प्रस्थान करते थे, तो टाटा कहकर हाथ हिलाते थे उनके एक एंसेस्टर, उनके एक पूर्वज, तो टाटा कहते थे, इसीलिए उनका नाम टाटा पड़ गया। इन 1924
1924 में, सन 1924 में एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में, एज मीन्स उम्र, इन 1924, सन 1924 में 20 साल की उम्र में एज ए फ्रेंच सिटीजन, एक फ्रेंच सिटीजन के रूप में, यानी फ्रेंच के नागरिक के रूप में, फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी, यानी फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति या भाषा, तो फ्रेंच सिटीजन, फ्रांस के नागरिक के रूप में, ही वाज रिक्रूटेड, उनकी भर्ती हो गई थी इनटू द फ्रेंच आर्मी, फ्रांस की सेना में, यानी फ्रेंच आर्मी में। फ्रेंच आर्मी माने फ्रांस की सेना में। तो 20 वर्ष की उम्र में सन 1924 में फ्रेंच सिटीजन होने के नाते उनकी भर्ती हो गई थी इनटू द फ्रेंच आर्मी, फ्रांस की आर्मी में, सेना में। ये ईयर लेटर, एक साल बाद, ही वाज सेंट, उन्हें भेजा गया, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड को, टू प्रिपेयर, तैयार होने को, फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए, यानी नाम दर्ज कराने के लिए या प्रवेश के लिए, इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए उनको इंग्लैंड भेजा गया, इसलिए कि वे अपने को तैयार कर सकें। तो ए ईयर लेटर, एक साल बाद, ही वाज सेंट टू इंग्लैंड, उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, टू प्रिपेयर, अपने को तैयार करने के लिए, फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए, प्रवेश पाने के लिए। बट हिज फादर, लेकिन उनके पिता रतन जी, जिनका नाम रतन जी था, आस्केड, उन्होंने कहा या पूछा, हिम टू रिटर्न, लौट आओ, टू बम्बई को। उनके पिता रतन जी ने उनसे कहा कि बॉम्बे को रिटर्न हो जाओ, वापस आ जाओ, टू वर्क, काम करो, इन हिज स्टील प्लांट, स्टील प्लांट में, उनके स्टील के प्लांट में काम करो। प्लांट होता है संयंत्र, जहाँ पर कोई बड़ा सा काम होता है उसको प्लांट कहते हैं, हिंदी में, हिंदी है इसकी संयंत्र। तो स्टील प्लांट में काम करने के लिए उन्होंने बम्बई को वापस बुला लिया। अब उस प्लांट का नाम क्या था, कॉल्ड, उस प्लांट का क्या नाम था, द टाटा स्टील इंडस्ट्री, टाटा स्टील इंडस्ट्री, इंडस्ट्री माने उद्योग, कारखाना, तो स्टील, टाटा स्टील इंडस्ट्री नाम था, उसी में काम करने के लिए बुला लिया, संयंत्र में, उसी प्लांट में। हिज फादर डिड नॉट कंसीडर, उनके पिता डिड नॉट कंसीडर, नहीं मानते थे, कंसीडर माने विचार करना या मानना, उनके पिता नहीं मानते थे ये कॉलेज डिग्री नेसेसरी, कि किसी कॉलेज की डिग्री जरूरी है, नेसेसरी माने आवश्यक है। उनके पिता एक कॉलेज की डिग्री को आवश्यक नहीं मानते थे, टू सक्सीड, सफलता के लिए, इन लाइफ, जीवन में सफलता के लिए उनके पिता ये नहीं मानते थे कि कॉलेज की डिग्री नेसेसरी है, आवश्यक है। तो हिज फादर डिड नॉट कंसीडर दैट कॉलेज डिग्री इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, उनके पिता नहीं मानते थे कि कॉलेज की डिग्री सफलता के लिए आवश्यक है। ये ईयर लेटर, एक वर्ष बाद, रतन जी डाइड, रतन जी का निधन हो गया, डाइड, मर गए। एक साल बाद रतन जी डाइड, मर गए। हिज इल्डेस्ट सन, और उनका बड़ा पुत्र, इल्डेस्ट सबसे बड़ा, तो हिज इल्डेस्ट सन और उनका सबसे बड़ा पुत्र, एंड हियर, और उत्तराधिकारी। ईयर, हियर लिखा है लेकिन ईयर पढ़ा जाता है, और उनका सबसे बड़ा पुत्र और उनका उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब होता है जो मरने के बाद जिसके हाथ में उसकी संपत्ति या पद आए। जहांगीर, जहांगीर इनहेरिटेड, जहांगीर को मिली, इनहेरिटेड माने मतलब उनका पद मिला, उनका स्थान मिला, उनका धन मिला। इनहेरिटेड माने पैतृक संपत्ति पाई, इनहेरिटेड माने पैतृक संपत्ति पाई, और ईयर माने उत्तराधिकारी, यानी जो मरने के बाद जिसका हक पहुंचता हो उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। अब इनहेरिटेड माने होता है जो उत्तराधिकार में जो चीज़ें मिलती हैं। तो जहांगीर इनहेरिटेड, जहांगीर को मिली, क्या मिली, द डायरेक्टरशिप, डायरेक्टरशिप माने
निदेशालय का निदेशक का पद, यानी निदेशक का पद, निदेशक के पद पर उनका पद मिला। ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड, जो संयंत्र था टाटा सन्स एंड बोर्ड नाम का, उसका उनको डायरेक्टर साहब का पद मिल गया। तो एक साल बाद, ए ईयर लेटर, एक साल बाद रतन जी डाइड। रतन जी तो खत्म हो गए, मर गए। अब ही एल्डेस्ट सन, उनका जो बड़ा वाला बेटा था एंड ईयर उत्तराधिकारी था, जिसका जहांगीर नाम है, इनहेरिटेड प्राप्त किया द डायरेक्टरशिप, यानी डायरेक्टर का पद ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड। ये क्या है, प्लांट का नाम है, उसी के डायरेक्टर बन गए, कहने का मतलब। और JRD बिकेम इंडियाज फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट। JRD बन गए, यानी जहांगीर रतन भाई टाटा क्या बन गए, इंडियाज फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट, भारत के प्रथम लाइसेंस प्राप्त पायलट बन गए। पायलट माने विमान को चलाने वाले को पायलट कहा जाता है। विमान जो हाँकता है, चलाता है, विमान जो उड़ाता है, उसको पायलट कहते हैं, यानी विमान चालक। तो JRD हो गए, बन गए इंडिया के प्रथम लाइसेंस प्राप्त पायलट, यानी उनको पायलट का लाइसेंस मिल गया इन 1929, 1929 में, सन में। इट वाज JRD, ये JRD ही थे, हु गेव इंडिया विंग्स, जिन्होंने भारत को उड़ान दिया, यानी पहले भारत में विमान उड़ाए गए, ये JRD ही उसका श्रेय मिलता है, उन्हीं को श्रेय दिया जाता है। तो इट वाज JRD हु गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई इन 1932। जहांगीर रतन जी टाटा ही थे हु गेव इंडिया विंग्स, जिन्होंने इंडिया को पर दिए टू फ्लाई, उड़ने के लिए, इन 1932, सन 1932 में। JRD सेटअप, JRD ने शुरुआत की टाटा एविएशन सर्विस की। टाटा एविएशन सर्विस की शुरुआत किसने की, JRD ने। इसका मतलब समझ लेते हैं, टाटा एविएशन सर्विस यानी टाटा उड़ान सेवा, बड़े से लिखा है, इसका मीनिंग तो वही है, प्रॉपर नाउन में लिखा है, लेकिन हिंदी में थोड़ा समझ लीजिए। टाटा नाम से जो एविएशन माने उड़ान की, उड्डयन की, सर्विस माने सेवा, उड्डयन सेवा, उड्डयन माने उड़ने की सेवा, उड़ान की सेवा। बाई पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ, बाय पायलटिंग माने पायलटिंग करते हुए, यानी विमान को उड़ाते हुए, फर्स्ट फ्लाइट पहली उड़ान को, पहली हवाई जहाज को, हिमसेल्फ स्वयं, फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, कराची से बॉम्बे तक। कराची कहाँ है, पाकिस्तान में एक शहर है। तो कराची से बम्बई तक यानी बॉम्बे तक स्वयं फ्लाइट को उड़ाया था, उसकी पायलटिंग की थी, यानी विमान को उड़ाया था। इन ये स्मॉल एयरक्राफ्ट, एक छोटे से एयरक्राफ्ट में बैठकर, एयरक्राफ्ट का मतलब विमान ही होता है। JRD एट द एज ऑफ 34, JRD की उम्र जब 34 साल की हुई, यानी 34 साल की एज में JRD वाज इलेक्टेड, JRD चुने गए। द चेयरमैन माने मतलब मुखिया, मुख्य व्यक्ति ऑफ टाटा एंड सन्स के, इन 1938 में, 1938 में, 1938 सन में टाटा एंड सन्स के वे चेयरमैन बनाए गए, के इलेक्टेड की मतलब चुने गए, इलेक्टेड माने चुने गए, इलेक्ट माने चुनना जाना, अब इलेक्ट से इलेक्शन बना हुआ है। तो 34 साल की उम्र में JRD टाटा एंड सन्स जो वो है संयंत्र जिसको कहते हो, तो उसके चेयरमैन बनाए गए, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑफ इंडिया। और क्या है, 1938 में क्या बनाए गए, इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑफ इंडिया, भारत के सबसे बड़े, लार्जेस्ट माने सबसे बड़े, इंडस्ट्रियल माने उद्योग से संबंधित,
ग्रुप माने समूह, ऑफ इंडिया भारत की, यानी भारत का जो सबसे बड़ा औद्योगिक समूह है उसके वे सबसे बड़े हेड बनाए गए। ये जो उद्योग धंधा करते हैं देश में तो उनका एक समूह होता है, और सबसे बड़े समूह ये जो समूह होता है इसका उद्योग धंधा करने वालों का, उनमें सबसे बड़े समूह के वे हेड बनाए गए और ये सबसे यंगेस्ट थे, यानी सबसे कम उम्र के थे। इन 1948 सन 1938 में एयर इंडिया वाज लॉन्च्ड, एयर इंडिया लॉन्च किया गया यानी शुरुआत की गई। एयर इंडिया जो सेवा है, जो विमान की सेवा है भारत में जो चलती है उसको एयर इंडिया कहा जाता है। तो इन 1948 में 1948 में एयर इंडिया जो सेवा है यानी हवाई सेवा उसको लॉन्च किया गया, उसकी शुरुआत किया गया, उसको चलाया गया जॉइंटली माने संयुक्त रूप से, सम्मिलित रूप से बाय जेआरडी के द्वारा एंड द इंडियन गवर्नमेंट, और भारतीय सरकार के द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार और जेआरडी के द्वारा जो जुड़कर यानी मिलकर लॉन्च की गई यानी चलाई गई, शुरुआत की गई एयर इंडिया सेवा की। इन 1953 सन 1953 में जेआरडी वाज मेड, जेआरडी बन गए या बनाए गए द चेयरपर्सन यानी मुख्य व्यक्ति बनाए गए, उसके हेड बनाए गए ऑफ एयर इंडिया के। एयर इंडिया भारत की सेवा जो है विमान की होती है उसको एयर इंडिया कहते हैं। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट अगले 25 वर्षों के लिए ही वर्केड, उन्होंने काम किया, टायरलेसली अथक, बिना थके हुए, अथक श्रम किया, अथक काम किया, टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल, बनाने के लिए एयर इंडिया को सफल, सक्सेसफुल मीन्स सफल, एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए उन्होंने अगले 25 वर्षों तक अथक वर्क किया यानी काम किया, टायरलेसली अथक काम किया। अगले 25 वर्षों तक एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए उन्होंने अथक काम किया यानी बेरुके हुए काम किए। एक्सेल माने होता है अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छा करके दिखाना, एक्सेल माने इसी से बना है एक्सीलेंट माने होता है वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। तो जेआरडी एक्सेल्ड नॉट ओनली एज एन एविएटर बट एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, स्पोर्ट्समैन, पोएट एंड स्कल्प्टर। जेआरडी ने अच्छा प्रदर्शन किया यानी अच्छे से किया, श्रेष्ठ किया, नॉट ओनली एज एन एविएटर, एक विमान चालक के रूप में ही उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, परंतु एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, एक मानवतावादी के रूप में अच्छा काम किया, मानवतावादी, परोपकार के रूप में बहुत अच्छा काम किया, एजुकेशनिस्ट, और शिक्षाविद भी अच्छे थे वे, शिक्षाविद माने शिक्षा के जानकार, शिक्षा शास्त्री भी अच्छे थे, स्पोर्ट्समैन एक खिलाड़ी भी अच्छे थे, पोएट और वो पोइट्री भी कहते थे, कविता भी लिखते थे, एंड स्कल्प्टर और मूर्तिकार भी थे। यानी मूर्तिकार का मतलब होता है जो लकड़ी या पत्थर या मिट्टी से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उनको स्कल्प्टर कहा जाता है, मूर्तिकार को। तो जेआरडी ने केवल उड़ने के ही काम को अच्छे से नहीं किया बल्कि वह एक अच्छे मानवतावादी, शिक्षा शास्त्री या शिक्षाविद और खिलाड़ी, पोएट और स्कल्प्टर थे। पोएट माने काव्य, स्कल्प्टर माने मूर्तिकार। ही रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उन्होंने प्राप्त किया सर्वोच्च, हाईएस्ट माने सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा का मतलब सर्वोच्च, सिविलियन का मतलब नागरिक, अवार्ड पुरस्कार, उन्होंने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया, द भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अपने भारत में कौन सा है? भारत रत्न है। तो भारत रत्न को भारत रत्न जैसा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड यानी पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया।
1992 में 1992 में सन 1992 में उन्होंने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को प्राप्त किया, अवार्ड प्राप्त किया फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। किसके द्वारा उनको मिला ये भारत रत्न की उपाधि, पुरस्कार? ये मिला इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। JRD's लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट वाज, JRD का लास्ट आखिरी, JRD का आखिरी मेजर सबसे बड़ा पब्लिक स्टेटमेंट यानी सार्वजनिक भाषण, सार्वजनिक बयान क्या था? वाज था, एन अपील एक निवेदन था। अपील माने अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, टू इंडियंस भारतीय लोगों से, टू मेंटेन पीस शांति बनाए रखना। यानी भारत वालों से उन्होंने आखिर में, आखिरी बयान में, आखिरी स्टेटमेंट में क्या कहा था कि आप लोग शांति बनाए रखें। भारतीयों से उनका यही अपील थी कि वे शांति बनाकर रहें, शांति से रहें, शांति बनाए रखें। कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे देश में अशांति फैले। तो उनका सबसे बड़ा पब्लिक स्टेटमेंट था। क्या अपील करते थे पब्लिक स्टेटमेंट में? सार्वजनिक भाषण में उन्होंने क्या कहा था? अपील की थी भारतीयों से, इंडियंस भारतीयों से अपील की थी, यानी निवेदन किया था कि मेंटेन पीस शांति बनाए रखें। ही ब्रेथ्ड हिज लास्ट, उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्रेथ्ड माने सांस लिया, हिज लास्ट अपनी आखिरी, उन्होंने आखिरी सांस ली। ऑन नवंबर 29, 1938, 29 नवंबर सन 1938 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। क्या मतलब हुआ? वे नहीं रहे, वे चल बसे, आखिरी सांस ली। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? JRD टाटा वाज नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ द टाटा कंपनी, क्या तुम जानते हो JRD टाटा केवल, नॉट ओनली केवल नहीं थे, डायरेक्टर ऑफ टाटा कंपनी, केवल वे टाटा कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं थे, निदेशक ही नहीं थे, बट अपितु आल्सो ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अपितु एक महान ह्यूमन बीइंग थे, मानव थे, एक महान ह्यूमन बीइंग थे, यानी मानव प्राणी थे। वे केवल टाटा कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं थे, वो तो थे ही थे, लेकिन वे एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी थे, एक महान मानव प्राणी थे, यानी मनुष्य थे, मानव थे। ही मेड श्योर दैट 75% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट वाज स्पेंट ऑन लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड दोज इन नीड। ही मेड श्योर, उन्होंने निश्चित किया, दैट कि 75 ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, यानी कंपनी का जो 75% प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, प्रॉफिट माने मुनाफा, लाभ, कंपनी का 75% लाभ वाज स्पेंट खर्च किया जाएगा, खर्च किया जाता था, ऑन लुकिंग आफ्टर देखभाल करने में, द वर्कर्स कार्यकर्ताओं के, एंड दोज इन नीड और ज़रूरतमंदों के, और जो नीड में होते थे, ज़रूरत में होते थे। फिर से देखो, ही मेड श्योर, उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने पक्का कर दिया यह बात कि 75% कंपनी का जो प्रॉफिट है वो वाज स्पेंड खर्च किया जाता था। उनके कहने से, उनके दृढ़ संकल्प से 75% नफ़ा का 75% धन खर्च कर दिया जाता था वर्करों के देखभाल में, और नीड यानी ज़रूरतमंद, नीड माने आवश्यकता, एंड दोज इन नीड, और जो आवश्यकता में होते थे, यानी जो ज़रूरत में, जिन पर ज़रूरत पड़ जाती थी उन पर, यानी ज़रूरतमंदों पर, और वहाँ उसमें जो काम करते थे उनके संयंत्र में, उनके पर 75% लाभ, उनका नफ़ा जो होता था, मुनाफा, उसमें 75% एक खर्च कर देते थे। देन फिर देखिए, ये JRD टाटा का बयान है, वो चूँकि अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट में शिक्षा पे, देखिए शिक्षा शब्दों में लिखी हुई है, और एक शब्द उनके बारे में आया है, वो कैसे थे? फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट यहाँ पहले पढ़ चुके हो। फिलांथ्रोपिस्ट माने परोपकारी या मानवतावादी। वही मानवतावादी
के बारे में ये लिखा है कि देखो 75% अपना प्रॉफिट गरीबों पर और उनके अपने कार्यकर्ताओं पर वे खर्च करते थे। अब यहाँ देखिए लिखा है व्हेन यू वर्क, जब आप काम करें, जब तुम काम करो, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, जब तुम काम करो तो ऐसे करो कि हर चीज़ मानो तुम पर ही निर्भर है, यानी सब तुम्हारे ही हाथ में। इतना मन लगाकर काम करो कि काम हमारे पर ही निर्भर है, यानी हम जैसा करेंगे उसी प्रकार से वो काम सफल होगा। व्हेन यू प्रे, और जब तुम थोड़ी देर भगवान की प्रार्थना करने जाओ, आराधना करने जाओ, व्हेन यू प्रे, और जब तुम प्रार्थना करो, प्रे एज, तो प्रार्थना ऐसी करो इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड, कि हर चीज़ भगवान पर निर्भर है। प्रार्थना में ऐसी प्रार्थना करो कि हर चीज़ भगवान पर डिपेंड करती है, गॉड ऑन गॉड, डिपेंड्स ऑन गॉड, भगवान पर निर्भर करती है। प्रार्थना करो तो इतना टूट के करो कि तुम ऐसी प्रार्थना करो, अपना अब ऐसी चेतना बनाओ कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान ही पर निर्भर है, भगवान ही जितने में रखेंगे उतने में रहेंगे। ये कहने का मतलब है प्रार्थना में पूरा समर्पण कर जाओ, सब भगवान तुम्हारे ही हाथों में है, और जो काम तुम अपने हाथ में लेते हो तब तुम ये सोचो ये सब काम हमारे ही हाथों में है। तो काम जब करते हो तो अपने पर निर्भर करो, अपने सफलता असफलता को, और जब प्रार्थना करते हो तो भगवान पर छोड़ दो उसकी निर्भरता। हाँ, आगे देखिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चुनिए करेक्ट सही ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब विकल्प। विकल्प का मतलब क्या होता है? विकल्प का मतलब होता है जहाँ पर कई उपाय या उत्तर हों, उनमें से एक को चुनना, कई में से एक को चुनना, यही विकल्प। तो विकल्प का मतलब होता है कईयों में से एक को चुनना। तो अब इसमें देखिए सही विकल्प चुनना है। जे.आर.डी. फादर डिड नॉट कंसीडर, जे.आर.डी. के पिता नहीं सोचते थे, नहीं मानते थे एक कॉलेज डिग्री नेसेसरी, एक कॉलेज की डिग्री आवश्यक है। आप नहीं समझते थे कि कॉलेज की डिग्री, कॉलेज में जो डिग्री होती है BA MA, ये ज़रूरी है काहे के लिए? टू सक्सीड इन लाइफ, टू सक्सीड इन लाइफ, यही सही है। टू सक्सीड इन लाइफ, ये सही है। दिए तो और विकल्प हैं, टू अर्न इन लाइफ, जीवन में कमाने के लिए, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने के लिए। 3 विकल्पों में से ये विकल्प सही है। फिर देखिए, जे.आर.डी. रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन, जे.आर.डी. ने प्राप्त किया था सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड यानी नागरिक पुरस्कार, कब? जिसका नाम है भारत रत्न, उसको कब प्राप्त किया था? 80 में कि 89 में कि 92 में? 92 में प्राप्त किया था। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया था जे.आर.डी. ने 1992 में। जे.आर.डी. स्पेंट 75% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट ऑन, जे.आर.डी. 75% अपना कंपनी का मुनाफा व्यय करते थे, स्पेंड करते थे। काहे पर व्यय करते थे? तुम अभी पढ़े हो, लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स, कार्यकर्ताओं की देखभाल में, एंड दोज इन नीड, और जो ज़रूरत में होते थे उन पर। ये सही है। देखिए बच्चों, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो कॉलम ए है और कॉलम बी है, और जो मैच करना है, मैच का मतलब मिलान करना है। अब यहाँ जो शब्द दिए हैं ये सब एक वर्ड में है, अब इनकी व्याख्या है इधर, यानी समझाया गया है एंसेस्टर किसे कहते हैं, एविएशन किसे कहते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट किसे कहते हैं, ये सब इधर समझाया गया है। तो जो ये लिखा है एक शब्द में उसी की व्याख्या है इसमें, उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए यहाँ पर अनसेस्टर दिया है, अनसेस्टर्स माने होता है पूर्वज। अब पूर्वज किसे कहते हैं? देखिए, फादर्स यानी पिता के पहले वाले। अनसेस्टर माने पूर्वज, और फादर्स माने क्या होता है?
पिता के पहले वाले, यानी दादा परदादा, वो जो पीढ़ी होती है पिता के बाद, यानी पिता के पिता 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 के पिता के पिता, ये उनको कहा जाता है फादर्स या एंसेस्टर्स, एक ही बात हो गई। तो ये जो है ये वाला ए के जोड़ में ये है, ये पहला है, ये उसका उत्तर ये है। ऐसे लाइन चाहो खींच सकते हो, लेकिन लाइन नहीं खींचते, हम ऐसे लिख देते हैं। फिर लिखा है एविएशंस। एविएशंस क्या मतलब होता है? उड़ाने। अब देखिए कहाँ लिखा है, देखिए साइंस ऑफ मेकिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट माने विमान, विमान को बनाने और उड़ाने की साइंस यानी विज्ञान। तो विमानों को बनाने और उड़ाने की जो उड़ाने का जो विज्ञान होता है उसी का नाम है एविएशन। तो एविएशन बी पर है, यहाँ बी लिख दो बस। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट माने मानवतावादी, परोपकारी, मानव सेवी, मानव की सेवा करने वाला, मानव का हित चाहने वाला। तो उसके लिए फिलांथ्रोपिस्ट के लिए लिखा है, क्या लिखा है देखिए, वन हु सपोर्ट्स द एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वन हु, वह जो सपोर्ट करता है, जो सहायता करता है, उन क्रियाओं को करता रहता है जो वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो अन्य लोगों के कल्याण के लिए होती हैं। वेलफेयर मीन्स कल्याण, भलाई, कल्याण। अदर्स, अन्यों के कल्याण के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो उनका सहारा दिया जाता है, उसी का नाम है फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट माने मानववादी। अन्य लोग हमारे कुछ कृत्य से, हमारे कुछ सहयोग से, क्रियाकलापों से हुए थोड़ा उनका कल्याण हो जाए, ये भाव जिसमें होता है उसी को फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। स्कल्प्टर, मूर्तिकार। मूर्तिकार ए पर्सन हु मेक्स फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसा व्यक्ति जो बनाता है आकृतियाँ और वस्तुएं, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुएं, ऑफ स्टोन्स, आउट ऑफ स्टोन्स, पत्थरों को खोद कर बाहर, या वुड या लकड़ी, यानी पत्थर और लकड़ी के बाहर, उसके अंदर छिपी हुई मूर्ति को जब बाहर कर देता है, बाहर से खोद कर काट कर, तो उसमें मूर्ति निकल पड़ती बन जाती है। तो उसी को बनाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है स्कल्प्टर, यानी मूर्तिकार। मूर्तिकार है फिलांथ्रोपिस्ट। तो ये है सी, और स्कल्प्टर है डी स्कल्प्टर हो गया। और ये है अवार्ड पुरस्कार। अब पुरस्कार में बस अवार्ड, पुरस्कार और प्राइज माने पुरस्कार होता है। प्राइज का ये पर्यायवाची शब्द है, यानी सिनोनिम है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए जो प्रीपोजिशंस हैं, संबंध सूचक अव्यय हैं, जो उनको भर देना है जहाँ जहाँ खाली रिक्त स्थान है, जहाँ ब्लैंक्स हैं। तो टू को, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑन, ये 5 शब्द हैं। इनको प्रीपोजिशन कहा जाता है। जो संबंधों को जोड़ते हैं उन शब्दों को प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो प्रीपोजिशन है, इनको भरना है। तो ही वाज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था इन पेरिस। इन, ये शब्द भरा जाएगा इन पेरिस। फिर जुलाई 29, यानी ऑन जुलाई 29, 1904 को उसका जन्म पेरिस में इतने को हुआ था। ही वॉज रिक्रूटेड इनटू फ्रेंच आर्मी। ही वॉज रिक्रूटेड, उनकी भर्ती हो गई फ्रेंच आर्मी में, फ्रेंच की सेना में। ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, वे इंग्लैंड भेजे गए। ही रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया भारत रत्न अवार्ड इन इतने फ्रॉम माने से द इंडियन गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार से इतने में पुरस्कार भारत रत्न उन्होंने प्राप्त किया था। भारत रत्न पुरस्कार इन अत्ते, यानी इतने में। अब फ्रॉम माने
क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट से। तो ये प्रीपोजिशंस में भर गए। और चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच दिए हुए हैं और इनको बदल देना है, चेंज कर देना है। किसमें, इनडायरेक्ट में। देखिए डायरेक्ट स्पीच दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जो बोलने वाला, कहने वाला खुद बोलता है। जैसे कि मधु सेड, मधु ने कहा, ये डायरेक्ट बात हुई। लेकिन मधु ने जो कहा उसने क्या कहा, आई एम वेरी बिजी नाउ। तो ये क्या है, ये तो है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये ऐसी स्पीच है जिसको रिपोर्ट की गई है। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, जो कहा गया है। मधु ने कहा, मधु ने क्या कहा, आई एम वेरी बिजी नाउ। अब मैं बहुत व्यस्त हूँ, अब मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो ये बात मधु ने कहा। अब इसको इनडायरेक्ट करने के लिए अब वह मधु नहीं है। मधु ने जब कहा था तब जो कोई था वो कह रहा है किसी दूसरे से। तो क्या कह रहा है, मधु सेड, मधु सेड, मधु सेड, मधु ने कहा था। तो मधु ने कहा था, अब ये मधु नहीं कह रहे, मधु ने तो कहा था। मधु ने कहा था कि आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं अब व्यस्त हूँ, इस समय मैं बहुत व्यस्त हूँ। मान लीजिए मधु ने मुझसे कहा था कि इस समय मैं बहुत व्यस्त हूँ, और फिर हम वहाँ से चला गया। अब कोई थर्ड पर्सन वहाँ मिलता है हमको, तीसरा व्यक्ति, उससे हम कहते हैं। तो हम कैसे कहेंगे उसी बात को, हम ये कहेंगे कि मधु ने तो ये कहा था कि आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन हम अब कैसे कहेंगे उस कही हुई बात को, अब हमको इनडायरेक्ट में बोलना है। डायरेक्ट माने मधु बोलती है, वो डायरेक्ट बोलती है। लेकिन अब मधु की बात को हम जब बोलेंगे तो इनडायरेक्ट हो जाएगी, मधु नहीं होगी वहाँ, मधु के शब्दों को हम बोलेंगे। तो मधु ने क्या कहा था, मधु सेड, मधु ने कहा था। अब आगे क्या करना है, ये जो इन्वर्टेड कामा लगे हुए हैं इनको हटा देना है और यहाँ पर दैट का प्रयोग कर देना है। दैट, मधु ने कहा था कि, मधु ने कहा था कि आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं बहुत इस समय व्यस्त हूँ, अब मैं बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन हम जब कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, मधु ने कहा था दैट शी वाज वेरी बिजी देन। अब हम क्या कहेंगे, मधु की बात को हम जाकर के जब हम किसी तीसरे व्यक्ति से कहते हैं, थर्ड पर्सन से कहते हैं, तो हम ये कहेंगे मधु सेड, मधु ने कहा था दैट की शी वाज वेरी बिजी देन, वह बहुत व्यस्त थी तब। उसने कहा था अब मैं बहुत व्यस्त हूँ, और हम कहेंगे वो तब बहुत व्यस्त थी, क्योंकि वो थोड़े है उस बात को, वो जब कह रही थी तो वो वर्तमान में बोल रही थी, वो तो प्रेजेंट में बोल रही थी, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अब वो बात बीत गई, पास्ट हो गई। जब गुजर गई बात तो पास्ट टेंस में उस बात को हम कहेंगे मधु सेड दैट शी वाज वेरी बिजी देन। मधु ने कहा था कि वह तब बहुत व्यस्त थी, ये कहेंगे। तो इनडायरेक्ट बन गया। फिर देखिए, ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे। ही सेड, उसने कहा था, उसने क्या कहा था, आई गो, मैं जाता हूँ, टू स्कूल, विद्यालय को, एवरी डे, प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन विद्यालय को जाता हूँ, उसने कहा था। अब उसने कहा था इसी बात को, अब उसने तो कहा था वर्तमान काल में, तब उसने कहा था, तो उसने कहा आई सेड टू स्कूल एवरी डे, मैं रोजाना, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। अब यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कामा लगे हुए हैं, इस कामा को, इन्वर्टेड कामा को हटाइए। अब फिर वाक्य को, दो वाक्य हैं, दो सेंटेंस हैं, ही सेड इधर है, फिर आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो इनको दोनों को एक में ही कर देते हैं। ही सेड, कामा लगाने की जरूरत नहीं है। ही सेड दैट ही, तो अब हम कैसे कहेंगे किसी तीसरे व्यक्ति से, उसने कहा था मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, हम कहेंगे, जब हम किसी से कहेंगे तो उसने कहा था कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था। दैट ही, वो का बेंट हो गया, दैट ही बेंट
वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल एवरी डे, हम ये कहेंगे, ये इनडायरेक्ट हो गया। राम सेड आनंद इज ए गुड बॉय, राम सेड, तो राम सेड तो लिखोगे ही लिखोगे, राम सेड, सब कामा वामा कुछ नहीं लगाने हैं, खाली राम सेड दैट आनंद इज ए गुड बॉय, तो राम सेड दैट आनंद, आनंद इज नहीं, उसने कहा था आनंद अच्छा लड़का है, आनंद एक अच्छा लड़का है, लेकिन हम जब कहेंगे तो उसने कहा था कि आनंद वाज ए गुड बॉय, उसने कहा था कि आनंद एक अच्छा लड़का था, हम ऐसे कहेंगे। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, आई लाइक सिंगिंग, लड़की ने कहा आई लाइक सिंगिंग, मैं सिंगिंग करना पसंद करती हूँ, मैं गीत गाना पसंद करती हूँ। द गर्ल सेड, द गर्ल सेड दैट सी, अब यहाँ है लड़की ने कहा था मैं गाना पसंद करती हूँ, लेकिन हम अब जब किसी से कहेंगे तो हम कहेंगे लड़की ने कहा था कि वह पसंद करती है, वह पसंद करती थी, सी लाइका लाइक्ड, टेंस बदल जाएगा। द गर्ल सेड दैट सी लाइक्ड सिंगिंग, सिंग माने गाना, सिंगिंग, सिंगिंग माने गाना गाना, मतलब सिंगिंग करना, गायन पसंद करती है, सिंगिंग माने गायन, जो गाया जाए उसको सिंगिंग कहते हैं। सिंग माने गाना और सिंगिंग माने गायन, गायन माने जो गाया जाए उसको सिंगिंग कहते हैं। अब देखिए इसमें ये जो दूसरे वाक्य थे इनमें एम का वाज हो गया, वाज हो गया, और इसमें क्या हुआ, गो का सेकंड फॉर्म बेंट हो गया, इसमें देखिए इज का वाज हो गया, और इसमें लाइक का लाइक्ड हो गया। तो ये जो हैं इस प्रकार से इनडायरेक्ट वाक्य बनते हैं। फिर तुम अपने अध्यापकों से विद्यालय में काफ़ी पढ़ोगे। ठीक है।